हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य प्रकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। ठीक है, चलिए आज तक मैं क्लास 12 के वीडियो अपलोड कर रहा था। अभी तक 5 पार्ट उसके अपलोड कर चुका हूं मैं। अब आगे की जितने भी 2 या 1 पार्ट होगा उसमें मैं उस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। वो भी वीडियो आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा। और ये मैं क्लास 10th के लिए लाया हूँ वीडियो। और जिनके पास भी क्लास 10th के साइंस के किताब हैं वो लोग खोल करके किताब को बैठें, और जिनके पास नहीं है वो कम से कम अपने मोबाइल में ये तो कर सकते हैं कि अपने मोबाइल में एक NCERT का कोई ऐप डाउनलोड कर लें। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं तो ये तो आप लोग को पता चल ही जाएगा कि NCERT में कितने यूनिट्स दिए हैं फिजिक्स के और कौन कौन से चैप्टर हैं। ये तो आप लोगों को आसानी से उससे पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब मैं व्यक्तिगत कुछ आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं आप लोगों से 2 उम्मीदें रखता हूँ। पहली, ये क्लास 10th का जो वीडियो है इस साल का न्यू अभी पहली बार अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए मेरी आप लोगों से 2 उम्मीदें हैं। क्या क्या? पहली, मैं आज फिजिक्स पढ़ाऊँगा, फर्स्ट चैप्टर है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इसका नोट्स भी आप लोग साथ में बनाइएगा। और इसके बाद जिनके पास भी किताब है या नहीं है तो ऐप डाउनलोड कर लेंगे NCERT का। कोई भी जरूरी नहीं है कि कोई एक ऐप हो, कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, और उससे आप लोग एक उस किताब को अच्छे से पढ़िएगा जो भी आपके पास है। उससे क्या होगा कि आप लोगों को एक विस्तृत ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, फ्री में आकर के यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अपना कुछ समय दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का भी दायित्व तो बनता है। क्या है, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जैसा कि ये न्यू चैनल है, हाँ अभी न्यू चैनल है, और आप लोग पढ़ रहे हैं तो अगर आप लोग को लगता है कि मुझसे हल्का सा भी अगर फ़ायदा होता है आप लोगों को, तो आप लोग अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में, जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ के अन्य बच्चों को भी हमारे चैनल से जोड़ने का प्रयास पूरा कीजिएगा। ठीक है, जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे हमसे उतना ही हम अच्छा कुछ प्रदर्शन करेंगे और करने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा लोग अगर हमसे जुड़ते हैं तो जल्दी लाइव क्लासेस भी आना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है कि लाइव क्लासेस नहीं आएंगी, लाइव क्लासेस भी आएंगी, पर जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे लाइव क्लासेस आती जाएंगी। ठीक है, और स्लाइड वगैरह भी आ जाएगा, आप लोगों को ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। स्लाइड वगैरह रहेगा, बस आप लोग क्वेश्चन पढ़िए तो वीडियो भी थोड़ा छोटा बनेगा उस तरह। ठीक है, और आज हम पहले तो वो वाली बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग अपने रिश्तेदारी में कहीं भी जो भी 9th 10th 11th 12th के छात्र हैं या छात्राएं हैं उन लोगों से आप कहिए कि हमारे चैनल से जुड़ें। ठीक है, अगर आप लोग को कुछ फ़ायदा होता है तो ठीक है। और आशा करते हैं कि आज का जो हम पढ़ाएंगे वो आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। क्लास 10th का है, इसलिए क्लास 10th के बच्चे पूरे वीडियो को देखें। और चूँकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, किताब ज़्यादा बच्चों के पास नहीं होगा, कहीं से अगर बंदोबस्त हो पाता है, कहीं से आप खरीद लेते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं खरीद पाते हैं तो NCERT वाला ऐप कोई भी डाउनलोड कर लीजिए। कुछ नहीं की जगह अगर हल्का सा भी अगर कुछ है आप लोगों के पास तो उससे भी काम बन सकता है। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हल्का सा तो आपके पास कुछ है, उससे आप लोग को सिलेबस ही पता चलेगा ना। ठीक है, चलिए अब हम देखते क्या हैं। जैसे कि कई बच्चे होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, मैं 0 से स्टार्ट करूँगा और जहाँ तक भी हो पाएगा मैं ले जाने का प्रयास करूँगा। इसलिए शुरू से उठाते हैं। पहला हम लोग का जो क्या टॉपिक है, पहला है क्लास 10th, यही बस। ठीक है, क्लास 10th है, इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। 6 में एक हम लोगों का साइंस भी होता है ना, साइंस होता है। और साइंस जो है इसके अलग अलग 3 पार्ट होते हैं। कितने? 3 पार्ट। ठीक है, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। ठीक है, पहला क्या होता है? भौतिक विज्ञान होता है, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान। ठीक है, अब इसमें जो है आज हम भौतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे, फिजिक्स का। ठीक है, अब फिजिक्स में क्या होता है? 2 यूनिट, हम लोग के क्लास 10th में 2 यूनिट होता है। ठीक है, और उसमें पहला जो यूनिट है वो है प्रकाश है, दूसरा वैद्युत है। ठीक है, और प्रकाश में 2-3 वही कम से कम 6 चैप्टर हैं आप लोगों के, और वैद्युत में 4 चैप्टर।
चूंकि एनसीईआरटी में कई लेसन्स को कंबाइन कर दिया आपस में, इसलिए 4 ही 5 चैप्टर में खत्म हो गया आप लोग का फिजिक्स। लेकिन हम लोग चलेंगे पुराने वाले किताब के अनुसार, एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे साथ में, लेकिन पुराने वाले किताब से विस्तृत ज्ञान हम लोग को प्राप्त होगा। एनसीईआरटी इतना अच्छे से विस्तृत ज्ञान हम लोग को नहीं दे पाएगा, इसलिए पुरानी वाली किताब अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए हम लोगों का क्या है आज का टॉपिक, विज्ञान पहले तो। ठीक है, अब इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन सा? पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, विज्ञान नहीं लिखता हूँ, जगह लेगा। ठीक है, और तीसरा जो है वो है जीव विज्ञान। ठीक है, ये रसायन विज्ञान है आगे। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में पूरा लिखिएगा, चूंकि जगह का कमी है इसलिए मैं इस तरह लिख लूँ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। ठीक है, इसमें 2 यूनिट होते हैं। कौन कौन से? 2 यूनिट। पहला होता है प्रकाश, ठीक है, दूसरा होता है विद्युत। आज हम लोग को पढ़ना क्या है? प्रकाश का। विद्युत छोड़ दीजिए, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर वैसे वैसे आते जाएगा। इसी समय अगर मैं आप लोग को बताऊंगा तो ज़्यादा ओवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग को पढ़ना है आज प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है, और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का मानव नेत्र है, उसके बाद लेंस है, अन्य भी चीज़ें, प्रिज्म है, ऐसे ही बहुत चैप्टर है। ठीक है, 6 चैप्टर है इसमें। और विद्युत में क्या है? पहला विद्युत है, दूसरा है क्या कहता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऐसे ही कई चीज़ें, उसमें प्रभाव भी है। उसके बाद चलिए देखते हैं, पहला तो ये प्रकाश का परावर्तन है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। तब तक मैं इसे मिटाता हूँ, आप लोग इसे अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग का जो पहला टॉपिक है प्रकाश है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित करके चीज़ों को देखने के लिए हमें उत्तेजित हमारी आंखों को करती है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित करती है तथा हमें वस्तुओं का आभास कराती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर मैं आप लोगों को देख रहा हूँ या आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर चारों तरफ अंधेरा रहे, कोई भी चीज़, मान लीजिए कहीं फूल हम देख रहे हैं, ठीक है, किसी कमरे में है, उस पूरे कमरे में अंधेरा है, तो क्या हमको फूल दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और वही अगर वहाँ पर कोई एलईडी बल्ब अगर लगा देते हैं या कोई भी बल्ब लगा देते हैं, हल्का सा भी अगर प्रकाश अगर उस पर पड़ता है तो हमको वो फूल तुरंत दिखाई देगा। यानी कोई भी प्रकाश जब तक उस वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक नहीं आता है तब तक हमको वो चीज़ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर के बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई बाहर से आता है मुझे देखता है, अगर पूरे कमरे में अंधेरा है, एकदम अंधेरा है, एक भी प्रकाश नहीं है, तो मैं उसको दिखाई दूंगा? नहीं दिखाई दूंगा। मेरा आवाज़ भले ही वो सुनेगा लेकिन उसको मैं दिखाई नहीं दूंगा। लेकिन वही अगर कहीं से अगर लाइट अगर आ रहा है तो उसको दिखाई देगा कि हाँ इस कमरे में कोई खड़ा है। वही चीज़ है। ठीक है, जब तक कोई प्रकाश आकर के उस वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक ना आए तब तक हमको वो चीज़ नहीं दिखाई देगा। यही होता है प्रकाश। ठीक है, अब हम प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या है? पहला आप लोग भी अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में। ठीक है, मान लीजिए सीधी रेखा में ऐसे चलती, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य है, यहां पर ऐसे प्रकाश आ रहा है, इस पर पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे प्रकाश आ रहा है, इस पर पड़ रहा है, ऐसे आ रहा है, इस पर पड़ रहा है। इतना दूर का तो पूरा दिन रहेगा, लेकिन इधर का क्या होता है? रात होता है ना। इसी से हम समझ सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इस पर पड़ रहा है लेकिन इधर रात है, इधर का पूरा रात है।
अगर ऐसा रहता कि प्रकाश सीधी रेखा में चल करके तिरछा भी चलता है, टेढ़े मेढ़े चलता है, तो क्या होता? प्रकाश यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ऐसे मुड़ करके इधर भी तो आ सकता था, तो इधर रात कहाँ है भाई? इससे आप लोग आराम से समझ सकते हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? सीधी रेखा में। ठीक है, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और सेकंड पर क्या है, प्रकाश के लिए किसी भी इसको माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं, अगर निर्वात है, निर्वात यानी वैक्यूम, ठीक है, अगर निर्वात में अगर मैं बोलूं तो आप लोग को नहीं सुनाई देगा। यहाँ पर हवा है तभी तो आप लोग को सुनाई दे रहा है, हवा नहीं रहेगा तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। वही चीज है कि अगर कोई भी अगर माध्यम न रहे तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन लाइट क्या है, लाइट को किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। क्या होता है? किसी भी माध्यम का जरूरत नहीं होता है इसको। कहीं भी निर्वात में रहे या कहीं भी रहे, लाइट आती है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों का जो तारामंडल है, पृथ्वी है, ये कई माध्यमों से होकर के आ रहा है वायुमंडल में, लेकिन इसके पहले तो यहाँ पर निर्वात है ना, ये पूरी ये निर्वात है। ठीक है, यहाँ पर वायु नहीं है, लेकिन तभी प्रकाश आ रहा है। यानी क्या ये प्रदर्शित कर रहा है कि निर्वात में भी ये आ रहा है, यानी इसको माध्यम की जरूरत नहीं होती है। वही अगर चंद्रमा पर कोई है, वहां से अगर चिल्लाएगा तो पृथ्वी पर आवाज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि बीच में कोई माध्यम है ही नहीं, निर्वात है यानी कोई माध्यम नहीं है, इसलिए वहां का आवाज यहाँ नहीं आएगा। लेकिन लाइट आ जा रहा है यानी इसको माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब वो प्रकाश की चाल देख लेते हैं कितना होता है। प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, सूर्य से हम यहाँ तक पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसकी चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये निर्वात का है। ठीक है, वही अगर हीरा में अगर हम देखें, हीरा में सबसे कम होता है, ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, और हीरा की अगर हम बात करें 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही होती है हीरा में प्रकाश की चाल, ये सबसे कम होती है। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम किस चीज में होती है, या सबसे कम प्रकाश की चाल जो है कितनी होती है, ऐसे भी पूछ सकता है। सबसे कम यही होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, तब तक मिटाता हूं। फोर्थ हम लोग जानते हैं प्रकाश एक प्रकार की चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, और फिफ्थ क्या है आप लोग नोट कर लीजिएगा। और फिफ्थ जो है, इसमें परावर्तन का गुण पाया जाता है। और 6 में आप लोग नोट कीजिएगा कि इसमें अपवर्तन का भी गुण पाया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 पूछता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें से 4 या 5 आप लोग को कभी भूलेगा, आराम से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, लंबा चौड़ा मत लिखिएगा, बस लिख दीजिएगा परावर्तन। ठीक है, अब परावर्तन क्या होता है कि यदि कोई प्रकाश, ठीक है, यदि कोई प्रकाश किसी चिकने तल से या दर्पण से टकराती है, मान लीजिए दर्पण है या कोई भी चिकना तल है जिसको एक तरफ से हम लोग कलई कर दिए हैं, पेंट कर दिए हैं। ठीक है, इससे टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? परावर्तन। ठीक है, यहाँ से आया और इसी माध्यम में वापस लौट आया। ये मान लीजिए अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम है। ठीक है, यहाँ से आया, इसी माध्यम में वापस लौट आया, अंदर नहीं गया। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं परावर्तन। तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? यदि कोई प्रकाश किसी दर्पण से या चिकने तल से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब ये घटना होती कैसे है, इसके बारे में पूरे विस्तार से हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाता हूं मैंने बोला क्या था डेफिनेशन, आप लोग साथ में मेरे बोलिए। यदि कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से या चिकने तल से टकराती है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, इसको बोलते हैं परावर्तित
किरण, ठीक है। ये क्या है, ये है दर्पण है, दर्पण है या कोई भी चिकना तल है, ठीक है, ये दर्पण है। इसको यहां से बीच में से दिखाई दे रहा है, हाँ चलो, अगर ऐसे बीच में से कोई अभिलंब यहाँ पर हम खींच देते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है दर्पण से, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। यहाँ पर जो इसके बीच का एंगल होगा, ये इसके बीच का एंगल होगा, इसको हम प्रदर्शित करते हैं आई से, स्मॉल आई, इसको स्मॉल आर से। ये क्या है, ये वाला एंगल, इसको करते हैं आपतित कोण, इसको बोलते हैं परावर्तित कोण, ठीक है। इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से, इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आई से, ठीक है। इतना आप लोग को डायग्राम हल्का फुल्का समझ में आ रहा है, अगर हल्का फुल्का भी समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, ठीक है। चलिए, ये जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। इसको आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिए, एकदम इसी तरह से बनाइएगा सुंदर तरीके से, ताकि बेकार ना लगे, देख करके याद कर लीजिए। इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसका एक अपना गुण भी होता है, और इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। मैंने कहा ना, इसका एक अपना गुण भी होता है, और इसका 2 नियम होता है, ये आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, 3 या 4 नंबर में ऐसे करके पूछ सकता है कि इसका जो पहला नियम है वो ये है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों कहाँ आकर के मिल रहा है, एक ही तल पर आकर के मिल रहा है, एक ही बिंदु पर आकर के मिल रहा है। कहाँ पर मिलता है, आपतन बिंदु पर, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर आकर के मिलते हैं, यही है इसका पहला नियम है, ठीक है। क्या क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर, एक ही तल पर नहीं, बिंदु पर कहेंगे, एक ही तल के एक ही बिंदु पर कह सकते हैं, या एक ही बिंदु पर मिलते हैं। लिख सकते हैं आप लोग, इतना अपने से आप लोग लिख लीजिए, और या तो यही लिख लीजिए एकदम सेम, ठीक है। और इसका हम लोग सेकेंड वाला अब देखते हैं नियम क्या होता है। जिन्होंने नोट नहीं किया है वो वीडियो को पीछे कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें अपना आराम से, उसके बाद नोट उसको करते रहेंगे, ठीक है। और सेकेंड जो नियम है वो है आपतित कोण, आपतित कोण ये है, परावर्तित कोण ये है। ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो दूसरा हम लोग का जो नियम है वो क्या कहता है, आपतित कोण तथा परावर्तित कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतित कोण होता है बराबर किसके, परावर्तित कोण के। दूसरा नियम है आपतित कोण परावर्तित कोण के सदैव बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, तब तक इसको मैं मिटाता हूँ। इसके बाद और भी इसके कुछ नियम है, कुछ गुण हैं, और दर्पण के बारे में भी पढ़ेंगे इसी में। चलिए, हम लोग का अगला जो हेडिंग है वह है दर्पण है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं दर्पण होता क्या है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे किसी भी कांच के टुकड़े को एक तरफ कलई या पेंट कर देते हैं, ये मान लीजिए मैंने पेंट कर दिया, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं दर्पण कहते हैं, ठीक है। किसी कांच का टुकड़ा जिसके एक तल को
पारे से पॉलिश कर देते हैं या किसी गहरे कलर से पेंट कर देते हैं तो वो बन क्या जाता है, दर्पण बन जाता है। इधर वाला जो कलर है दर्पण बन जाएगा और इधर वाला पेंट है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए ये तस्वीर है, ये तस्वीर है, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, ये है मान लीजिए ये सामने का है, और अगर इसको ऐसे में करके आपको दिखाता हूं तो ये क्या है, साइड से दिखा रहा हूं, वही चीज यहाँ पर भी दिखाया गया है साइड से। और यही अगर ऐसे है, इसको ऐसे कर दें, ये ऐसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, वही अगर ऐसे कर दूं तो ये सामने वाला दर्पण हो जाएगा और पीछे वाला पेंट किया हुआ है मैंने, ये वाला पीछे वाला पेंट किया और इस तरफ वाला दर्पण हो जाएगा, वही चीज है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। और दर्पण आप लोग समझ चुके होंगे कि होता क्या है। और दर्पण के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन, दर्पण के दो पार्ट होते हैं। पहला जो है पहला है समतल दर्पण और दूसरा क्या है, दूसरा है गोलीय दर्पण। हम लोगों को इस समतल दर्पण से कुछ नहीं करना है क्योंकि ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है क्लास 10th में, ठीक है। हो सकता है आगे आप लोग जाए तो आप लोग को कहीं मिल जाए, नहीं तो उस तरह हम लोगों को जो हम लोग का सिलेबस है उस अनुसार हम लोग को सिर्फ गोलीय दर्पण ही पढ़ना है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से भाई, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है भाई उत्तल दर्पण। शायद आप लोग पहले कभी नाम इसका सुने भी हों, ठीक है। सबसे पहले हम अवतल पढ़ेंगे, फिर उत्तल पढ़ेंगे। इसमें प्रकाश किस प्रकार से आता है, कैसे परावर्तित होता है, अपवर्तित होता है, सब चीज हम पढ़ेंगे। आगे आने दीजिए इन सबको, ठीक है। समतल दर्पण जो होता है इसके विषय में भी कुछ आप जान लीजिए। इसका जो क्षमता होता है, क्षमता वो होता है 0, ठीक है। कितना होता है, 0 होता है। अवतल दर्पण की जो क्षमता होती है वो होती है 0, ठीक। और फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी ये होती है इनफाइनाइट, अनंत। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं समतल दर्पण। अभी आप लोगों को क्षमता, आप लोग सोच रहे हैं होता क्या है, क्षमता भी नहीं पता होगा, फोकस दूरी के बारे में भी आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आगे जैसे जैसे आएगा मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा तब आप लोग समझ जाएंगे। फिलहाल ये बस जानिए, अपने कॉपी में इसको आप लोग नोट कर लीजिए, लेकिन इस पर ज़्यादा अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आगे आएगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा। जब बता दूंगा तब तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए इसे मिटाता हूँ। अभी दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए मैं एक तरफ नोट करता हूँ, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद लाइन बाय लाइन मैं सबका डेफिनेशन आप लोग को बताऊंगा। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, आप लोग अभी देख लीजिएगा। चलिए मैं इस तरफ किनारे लिख दिया हूँ, अब आप लोग को देखने में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है लिखने में, इसलिए मैं किनारे लिख दिया हूँ। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे दर्पण के द्वारक का, क्या होता है द्वारक। फिर दर्पण का वक्रता केंद्र, यानी दर्पण का जो केंद्र होता है वो क्या होता है, दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, और दर्पण का फोकस क्या होता है, दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, और जो फोकस तल होता है दर्पण का वो क्या होता है, और दर्पण में जो मुख्य अक्ष होता है वो क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग का हेडिंग क्या है, दर्पण का द्वारक, ठीक है। चलिए नोट करता हूँ, दर्पण का द्वारक, ठीक है। अब इसके डिफिनीशन के लिए हम आप लोगों को डायग्राम के जरिए हम बताएंगे आपको, ठीक है। दर्पण का वह भाग जो प्रकाश का परावर्तन करता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। मान लीजिए ऐसे है, मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण मैंने ऐसे ले लिया, ये एक डायग्राम है, डायग्राम देख करके हैरान मत होइएगा, ठीक है।
अभी मैं आप लोगों को सब बताऊंगा कि कौन सा चीज क्या होता है। ठीक है, द्वारक क्या होता है? प्रकाश जहाँ भी प्रकाश आकर के परावर्तित हो जाता है उतने दूरी को हम द्वारक कहते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके बीच में कहीं भी अगर प्रकाश इस पर आता है तो वहाँ से परावर्तित होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसे ही क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच की दूरी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक। ठीक है, अब सेकंड पर हम लोग का क्या है? सेकंड पर हम लोग का है दर्पण का केंद्र। ठीक है, दर्पण का केंद्र क्या होता है? दर्पण का केंद्र। ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं। यहाँ पर जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये लाइन आकर के काटा है इसको, यही होता है दर्पण का केंद्र। इसका हम लोग डिफिनीशन कैसे बोल सकते हैं? किसी भी दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को ही दर्पण का केंद्र कहते हैं। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? लिख सकते हो ना। दर्पण में जो द्वारक होता है उसके मध्य बिंदु को ही केंद्र कहते हैं दर्पण का। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होता है। उससे पहले हम लोग दर्पण का जो केंद्र होता है उसको देख लेते हैं। चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा, केंद्र नहीं होता है, ध्रुव होता है। पहले मुझे ध्रुव बताना था क्योंकि यहाँ पर पहले लिख दिया था, ये ध्रुव है। ठीक है, द्वारक, किसी भी दर्पण में जो द्वारक होता है उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव यही है। ठीक है, माफ कीजिएगा, केंद्र किसको बोलते हैं? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केंद्र। ठीक है, पहले हम लोग को ध्रुव ही पढ़ना था क्योंकि पहले बाप को ही जानोगे उसके बाद में बेटे को जानोगे। पहले बेटे को जान जाएंगे फिर बाप को जानेंगे तो आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा। इससे बढ़िया है पहले सीरियल वाइज चलोगे। ठीक है, अब हम लोग केंद्र पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए, इसे मिटा करके डायग्राम बनाता हूँ। किसी गोले को, कोई खोखला गोला है इस तरह से। ठीक है, मैंने क्या किया, किसी चीज से बीच में से इसको ऐसे काट दिया, बीच में से नहीं, कहीं से भी काट दिया मैंने ऐसे। ठीक है, और इधर वाला जो पार्ट है उसको मैंने अलग कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे मिलेगा। उसके एक तरफ मैंने पेंट कर दिया। ठीक है, पारे का पॉलिश लगा दिया, उसका पेंट भी कर दिया। अब ये बन क्या गया? दर्पण। ठीक है, दर्पण बन गया। इसे ही कहते हैं फोकस, इसे कहते हैं सेंटर। ठीक है, दर्पण का केंद्र इसे ही बोलते हैं। चूंकि ये पहले एक खोखला गोला था तो इसके चारों तरफ एक गोला बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। ऐसे ऐसे एक गोला बन जाएगा इसके चारों तरफ। चूंकि ये पहले एक गोला था कि नहीं था? था ना। जब गोला था तो इसके चारों तरफ एक गोला बनेगा ना। भले ही आप अपने मन में सोचे लेकिन एक गोला है इसके चारों तरफ, ऐसे गोलाई में। ठीक है, जब गोलाई में है तो इस गोले का जो केंद्र होता है उसे ही हम कहते हैं सी, दर्पण का केंद्र। जिस गोले से मैंने इसको निकाला है काट करके, ये वाला पार्ट, उसी गोले का जो केंद्र होता है उसे ही हम कहते हैं दर्पण का केंद्र। वही इसका भी केंद्र हो जाएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं दर्पण का केंद्र। इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं? सी से करते हैं। ठीक है, अब आया बात वक्रता त्रिज्या का। चूंकि मैं मिटा करके गलती कर दी भाई। ठीक है, फिर से बना देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, ये सी है, ये गोला है, भले ही मैंने आभासी गोला बनाया है। दर्पण ये है, लेकिन ये पहले गोला था कि नहीं था? था ना, था। इसका मुख्य केंद्र ये है। जब केंद्र ये है तो वक्रता त्रिज्या इसका हमको अगर निकालना है तो केंद्र से परिधि की दूरी, परिधि के बीच की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। इसमें भी अगर हमको वक्रता त्रिज्या निकालना है तो यहाँ से लेकर के यहाँ की जो बीच की दूरी है इसे ही हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, सेंटर से लेकर के ध्रुव की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोकस। क्योंकि मैं यहाँ पर बार बार एफ लिख रहा था तो आप लोग सोच रहे होंगे एफ क्या है? यही होता है फोकस।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैसे इसका डिफिनीशन लिखते हैं वो देखिए। ठीक है, इसका डिफिनीशन हम बोल सकते हैं दर्पण के केंद्र, फोकस लिख देता हूं, ठीक है, फोकस, दर्पण के केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यहां से लेकर के यहाँ के बीच की जो मध्य है, मान लीजिए अगर ये सेंटर से लेकर के यहाँ तक अगर 2 मीटर हो रहा है, तो अगर बीच में, अगर हम एकदम बीच में, एकदम मध्य में अगर एफ हम लगा देते हैं, तो यहाँ की दूरी हो जाएगी 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ की इसके बीच की दूरी 1 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 2 पार्ट में इसको कर दिए हैं ना, एकदम बराबर पार्ट में रहेगा। ठीक है, सी से एफ के बीच की दूरी बराबर एफ से ध्रुव के बीच की दूरी। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, अब फोकस दूरी जानते हैं क्या होता है। फोकस दूरी हम कहते हैं एफ से लेकर के, यानी फोकस से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, अगर वक्रता त्रिज्या की जो दूरी है उसकी आधी हम अगर कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, फोकस दूरी मिल जाएगा। ठीक है, वही चीज है, इजी है एकदम, आप लोग समझना चाहें बहुत अच्छे से आराम से समझ सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, फोकस तल। फोकस तल के लिए भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ क्या होता है। ठीक है, उसके पहले मैं एक दूसरा बना देता हूँ। चलिए, डायग्राम बन गया है नया एक, और हम जानते हैं फोकस तल होता क्या है। ठीक है, ऐसा तल, कोई ऐसा तल जो मुख्य अक्ष इसको हम कहते हैं, यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक पूरा गया है बीच में से, उसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के समांतर हो तथा फोकस दूरी से होकर के जाए। ठीक है, ये फोकस दूरी है। ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के अभिलंबवत हो और फोकस दूरी से होकर के जाए, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। अब मुख्य अक्ष है, क्योंकि लास्ट में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष की डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर के जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर के जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, यही है ध्रुव। इसे मैं मिटा देता हूँ। अब इसके बाद हम लोग दर्पण का जो परावर्तन का जो नियम है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का 3-3 नियम होता है। ठीक है, ये पहले हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम कोई वस्तु रख देंगे, उसके बाद उसका प्रकाश जाएगा दर्पण पर, कहाँ काटता है, कहाँ प्रतिबिंब बनता है, किस तरह से बनता है, ये सब भी हम पढ़ेंगे इसी में। ठीक है, इसी वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा लंबा ना हो, वीडियो रोक रहा हूँ मैं। ठीक है, कुछ टेक्निकल लग रहा है, प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू है, क्योंकि अभी सॉर्ट आउट करता हूँ। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू था वो मैंने अब सॉर्ट आउट कर दिया है। ठीक, चलिए पहले दर्पण का चिन्ह परिपाटी नियम जो है वो पढ़ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ऐसे है, ये अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, एक्स, ये वाई है, ये एक्स डैश है, वाई डैश है। ठीक है, ये माइनस होता है, ये भी माइनस होता है। यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस है। यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस है। यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस है। यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस है। ठीक है, अगर कोई दर्पण, दूसरे पेन से बनाता हूँ, यदि कोई दर्पण ऐसे मैंने रख दिया है, उत्तल दर्पण। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई प्रतिबिंब है या कुछ है, सी है, ये एफ है। ठीक है, ये यहाँ से ऊपर है, यानी वाई यहाँ पर प्लस है ना, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, जो भी यहाँ से ऊपर रहेगा प्लस रहेगा, यहाँ से नीचे रहेगा वाई नेगेटिव है ना, नेगेटिव में उसको लिया जाएगा। इस तरफ रहेगा तो भी यहाँ पर देखिए दोनों प्लस है, इस तरफ रहेगा तो यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष है।
नेगेटिव में है। उसी तरह से अगर यहाँ पर अगर कोई ऐसा अगर हम दर्पण बना देते हैं, इसके लिए भी वही नियम होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को नियम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग आज से पहले भी इस नियम को पढ़ चुके हैं, भले ही दर्पण में ना पढ़े हों लेकिन अन्य किसी सब्जेक्ट में, मैथ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण का जो नियम है, तीनों मैंने कहा था वो मैं बताऊंगा। उससे पहले हम जान लेते हैं प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है, क्योंकि हम आप लोगों को नियम पढ़ाएंगे तो उससे पहले प्रतिबिंब को भी जानना जरूरी है। प्रतिबिंब होता क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराती है तथा टकराने के पश्चात कोई कम से कम कोई दो किरण जहां कहीं भी एक दूसरे को काटती हैं, वहां पर जो चित्र बनता है या चित्र बनता हुआ प्रतीत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, एक तरफ मैंने इसको पेंट कर दिया। ठीक है, यहां से अगर कोई बिंब है, हम हैं या आप हैं, ठीक है, ऐसे, या फिर मान लीजिए अनंत पर है, ये वस्तु अनंत पर है। ठीक है, ऐसे है, अनंत से ये आ रहा है। ठीक, अब यहां से क्या होगा, यहां से इस पर जाएगा, फिर काट करके यफ से वापस आ जाएगा। अब एक प्रकाश यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से काट करके फिर यहाँ से ऐसे आएगा, तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पर जो चित्र बनेगा उसे ही कहेंगे हम प्रतिबिंब। अब चूंकि प्रतिबिंब बन रहा है तो इधर बन रहा है, काट रहा है, ऐसा नहीं है कि काटता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर ये पीछे अगर कहीं बनता तो आभासी होता, लेकिन आगे बन रहा है, इसलिए ये आगे बन रहा है और उल्टा बनेगा और ये वास्तविक है। इसी की जगह पर अगर हम उत्तल दर्पण अगर हम ले लेते हैं, देखिएगा, देखिए यहाँ से एक प्रकाश जाएगा, यहाँ पर F है, इसको और आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पर C है। ठीक है, एक प्रकाश जाएगा यहाँ से ऐसे, इधर से वापस घूम करके चला जाएगा और ये पीछे आभासी इसको F से मिला देंगे। ठीक है, एक प्रकाश यहाँ से जाएगा और यहाँ से आगे आभासी C पर जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से जाएगा, इसके आगे तो जा नहीं सकता है क्योंकि उधर पॉलिश किया हुआ है, इसलिए वापस इसी मार्ग में लौट आएगा। भाई लौट आएगा ना, फिर इसी मार्ग में लौट आएगा, जाएगा लेकिन फिर लौट आएगा। ये दोनों प्रकाश वापस तो लौट गए, लेकिन आगे देखिए मैंने आभासी बनाया है, आभास हो रहा है ऐसा कि यहाँ पर कोई चित्र बन रहा है। ठीक है, देखिए दर्पण के पीछे जब भी चित्र बनेगा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है, चलिए इतना आप लोग समझ गए। अब उसके नियम को मैं समझा देता हूँ। चलिए अब देखते हैं इसके नियम। इसके 3 नियम होते हैं। इसके बाद जो प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कहाँ पर रखने पर कहाँ बनेगा, ये मैं आप लोग को बताऊंगा। उसके बाद पहले आप लोग ये जानिए, मान लीजिए इनफाइनाइट से, अनंत से कोई प्रकाश किरण आती है। ठीक है, यहाँ से टकरा करके F से होते हुए चला जाता है। फिर नीचे से भी कोई प्रकाश किरण अनंत से आता है, टकरा करके इधर चला जाता है। ठीक है, ये आपतित है, परावर्तित है, आपतित है, परावर्तित है, यानी ये जा रहा है, फिर टकरा करके वापस आ गया, फिर यहाँ से गया, टकरा करके वापस आ गया। F पर क्या हुआ, एक बिंब बना, प्रतिबिंब बना। बिंब यहाँ पर, प्रतिबिंब इसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन है, F पर बन रहा है और अनंत है, यानी बहुत बड़ा है, उससे बहुत छोटा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम अनंत से अगर कुछ अगर ले जाते हैं प्रकाश, इनफाइनाइट से टकरा करके वापस चला जाएगा, लेकिन यहाँ से आभासी ऐसे जाएगा ना F पर, यहाँ से भी अगर ऐसे अनंत से अगर हम ले जाते हैं, अनंत से यहाँ से भी टकरा करके वापस चला जाएगा, लेकिन पीछे F पर जा करके ये भी काटेगा। यानी अवतल में उत्तल में दोनों में एक ही कंडीशन बन रहा है। अनंत से अगर जाएगा तो F पर ही जा करके कटेगा। अब इसका दूसरा कंडीशन क्या है वो आप लोग देखिए। चलिए दूसरा नियम है। इसके पहले तो हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर एक लाइट ले गए थे, उसके बाद हम लोग देखे थे कि वो बन कहाँ रहा। इसमें क्या होगा, उसमें तो F पर जाकर के काट रहा था, इसमें हम F से ही लाइट भेजेंगे, उसके बाद देखेंगे जा कहाँ रहा है। F से हमने भेजा,
आपतित, ये परावर्तित हो गया। ठीक है, इधर से भी हमने F पर भेजा, F से यहाँ से भी परावर्तित हो गया। यानी इसमें हम देख क्या रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हम लाइट जब भेज रहे थे तो आकर के F पर काट रहा था, लेकिन जब हम F से अगर हम भेजते हैं लाइट तो F से जाकर के फिर दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर ये जा रहा है। यानी ये दूसरा नियम जो है उसका उल्टा है। इसमें हम देखते हैं क्या होता है, इसमें भी कुछ उसी तरीके का है। ठीक है, इसमें भी उसी तरीके का है कुछ। इसको अगर हम देखते हैं, पेन गिर गया, उठाते हैं। चलिए, इसमें अगर हम कोई प्रकाश अगर हम ऐसे F पर अगर हम भेजते हैं, F पर, ठीक है, ये ऐसे हो जाता है, इसको आवाज से आगे F पर मिला देते हैं। यहाँ पर अगर कोई प्रकाश अगर F पर अगर हम भेजते हैं, F पर आगे, तो ये F पर मिलेगा, लेकिन यहाँ से ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। मुख्य अक्ष इसको कहते हैं, ये दोनों इसके समांतर है। ठीक है, समांतर हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, यानी दोनों में एक ही कंडीशन हो रहा है। अब हम इसके बाद तीसरा इसका देखेंगे, तब तक आप लोग नोट कीजिए। अब जो थर्ड कंडीशन है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो F से लाइट भेजे थे, अब हम सेंटर से लाइट भेजेंगे। कहाँ से? सेंटर से लाइट भेजेंगे। तो देखते हैं कहाँ जाता है। सेंटर से अगर हम लाइट अगर भेजते हैं, ऐसे भेजा हमने, इधर से गया, यहाँ से टकराने के पश्चात फिर इसी मार्ग में वापस लौटाया। ठीक है, इधर आ गया, यहाँ से फिर हमने एक लाइट भेजा, यहाँ से टकराने के बाद फिर इसी मार्ग में वापस लौटाया, इधर चला गया। अब उत्तल दर्पण पर हम देखते हैं क्या होता है। सेंटर यहाँ है, सेंटर पर अगर हम लाइट अगर हम भेजते हैं, यहाँ से टकराया, ऐसे गया, फिर इसी मार्ग में वापस लौटाया, आगे चला गया। यहाँ से अगर हम भेजते हैं, आया, फिर वापस आ गया, आगे इधर आ गया। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस को आप समझ रहे हैं। इसको आभासी हम आगे ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, सेंटर पर जाकर के काटती है, यहाँ पर लेकिन आभासी हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वास्तविक हो रहा है। बस यही अंतर है। अब हम प्रतिबिंब बनने का जो नियम है, अवतल दर्पण में 6 होता है और उत्तल दर्पण में कह सकते हैं 2 भी कह सकते हैं और 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, दो मैं सब आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। चलिए, ये डायग्राम बन करके तैयार है। इस पर अब हम लोग प्रकाश को भेजेंगे, देखेंगे कैसे होता है। इसके पहले जो मैंने आप लोग को 3 नियम बताए अवतल उत्तल के, वो तो परीक्षा में एग्जाम में आप लोगों के नहीं पूछता है, लेकिन ये जो है बड़े क्वेश्चन में, बड़े नंबर में पूछता है, बढ़िया नंबर दे सकता है आपको, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मान लीजिए अनंत से, मैंने लिखा भी है, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत से अगर हम कोई वे अगर कोई प्रकाश अगर हम भेजते हैं, ऐसे जाएगा, F से टकराने के बाद क्या होगा, इधर आ जाएगा वापस। ठीक है, ऐसे गया, यहाँ से टकरा करके वापस आ गया। आपतित किरण है, परावर्तित किरण है। अब यही से अगर हम कोई एक और अनंत से प्रकाश लाते हैं जो ऐसे जाता है, ठीक है, क्या होता है, ऐसे जाता है। गलत हो गया भाई, मुझसे सीधी लाइन खींची क्यों नहीं जाती है, कल से लग रहा है स्केल उसकेल लाना पड़ेगा पूरा बढ़िया से। ठीक है, चलो, यहाँ से गया, टकरा करके वापस परावर्तित हो गया, चला गया आगे। ठीक है, आपतित किरण भी यही है, परावर्तित किरण भी यही है। ठीक है, मुझसे सीधा नहीं बन पाया, आप लोग इसके उसके लेकर के पूरा खींचिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते क्या है, किससे करूँ, ये जो प्रतिबिंब है यहाँ कहीं बना है F के नीचे, इसको हम लोग देख करके अनुमान क्या लगा सकते हैं। इधर आ जाता हूँ मैं। ठीक है, आप लोग फिगर देखिए, ये इनफाइनाइट से आ रहा है ना, इनफाइनाइट से आ रहा है। जब इनफाइनाइट से आ रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट है, पता नहीं कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है, पता है, कुछ अनुमान नहीं लगा सकते उसे। लेकिन जो यहाँ पर बना है प्रतिबिंब, इत्तू सा बना, छोटा सा एकदम। ठीक है, क्या कह सकते हैं, पहला हम लोग का जो होगा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, दूसरे नंबर पर ये लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब
उल्टा होगा भाई। क्या है? उल्टा। देखो नीचे की तरफ बना है ना, उल्टा है। वही अगर पीछे अगर कहीं बना था, उत्तल दर्पण रहता, पीछे बनता तो यहाँ पर कहीं बनता। ठीक है, चलो थर्ड पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? थर्ड पर हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है, लिख ही देता हूं चलो। प्रतिबिंब कहां बनेगा? एफ पर बनता है। कहां पर? फोकस पर, एफ पर। ठीक है, थर्ड हम लोग क्या लिख सकते हैं? थर्ड आप लोग खुद से सोचिए, क्या लिख सकते हैं थर्ड को? थर्ड हम लोग ये लिख सकते हैं, यहां पर मैंने बताया था कि दर्पण के जब पीछे बनेगा आभासी होगा, आगे बना है वास्तविक है। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब वास्तविक होगा। होगा क्या? बना है, देखो इसलिए मैंने आप लोग को बना करके दिखाया है, मार्कर करके दिखाते हैं। चलिए, वास्तविक उल्टा बना है, प्रतिबिंब वास्तविक बना है, उल्टा बना है, और कहाँ बना है? एफ पर बना है, और प्रतिबिंब इसकी छोटी है वस्तु से। ठीक है, चलिए पहला मैंने आप लोग को बता दिया। अब इसके बाद का अगले जो लेक्चर आएगा मेरा, आप लोग उसका इंतजार कीजिएगा। उसमें मैं आप लोगों को अगला टॉपिक क्या, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि अनंत और केंद्र के बीच में रखते हैं बिंब को, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब केंद्र पर रखेंगे बिंब को, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। केंद्र और फोकस के बीच में जब रखेंगे बिंब को, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये सब मैं आप लोग को बताऊंगा विस्तार से एकदम। ठीक है, चलिए। और ये वाला जो है, अगर आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, इसके बाद का जो वीडियो लाऊंगा उसमें मैं एक बार फिर इसको समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, पढ़ने में भी आप लोग को नहीं अच्छा लगेगा, और इतना एक दिन के लिए बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ मेरा याद रखिएगा, एक चीज़ नहीं दो चीज़। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मेरा वीडियो आप लोग देखे हैं, इसके बाद आप लोग अपने किताब को भी जरूर पढ़िएगा। ठीक है, किताब को पढ़िएगा, उससे आप लोगों को विस्तृत ज्ञान और मिलेगा, ये बात है। ठीक है, और दूसरी बात, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके एक वीडियो आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, वो भी फ्री में। कोई फ्री का आजकल का कोई जमाना नहीं है। ठीक है, फ्री में आप लोग देख रहे हैं, कोई पैसा भी आपसे वैसे ही कोई पैसा भी नहीं ले रहे हैं, आपको उसी तरह से ज्ञान दे रहे हैं। तो आप लोगों का दायित्व ये बनता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें, और अपने बोर्ड एग्जाम में खूब बढ़िया नंबर लाएं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि मैं जब आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूँ, तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप लोग जो मेरा चैनल है, इससे ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, और अपने कॉलेज में, क्लास में, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, कोचिंग सेंटर में, वहाँ पर आप जाइए और उन बच्चों से भी कहिए कि हाँ भाई कोई है जो यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाता है, और आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक ठाक पढ़ाते हैं भाई। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, कोई भी हो, मौसी का लड़का हो, अंकल का लड़का हो, किसी को भी, अगर 9th 10th 11th 12th क्लास में है तो उससे हमारे चैनल से आप जोड़िए। और पूरी उम्मीद है कि उन लोगों को और आपको सबको कुछ न कुछ ज्ञान मेरे चैनल से जरूर मिलेगा। ठीक है, और इस चैनल पर कोई फालतू वीडियो तो आते नहीं है, इसलिए आप लोग को सब्सक्राइब करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए। बस यही मेरी आप लोगों से एक लास्ट जो है मैं बात आपको कहना चाहूँगा, और इससे ज़्यादा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलते हैं, बाय, टेक केयर।